क्या ये मानते हैं कि एसआईआर है? दूसरा, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, कंप्लीट ध्रुवीकरण किया, हिंदू मुस्लिम में आपने बांट दिया, विकास पीछे चला गया। देखिए, एसआईआर 12 राज्यों में हुए, तो सिर्फ बंगाल में ही क्यों ऐसा हुआ? सिर्फ बंगाल में ही 27 लाख मतदाता जो हैं वो जो है संदिग्ध क्यों पाए गए? इसकी भी आत्मावलोकन करने की सुश्री ममता बनर्जी को आवश्यकता है। 28 मामले वो निर्वाचन आयोग के खिलाफ वो सर्वोच्च न्यायालय तक लेकर गई और हर किसी में विफल हो गई। तो निश्चित तौर पर यह तय होता है कि उनकी प्रशासनिक चूकों ने भी जो है बहुत सारा उनके लिए समस्याएं और जटिलताएं पैदा की। भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के कारण तो बाकी जो मतदाता थे, क्या उन मतदाताओं के वोट का मूल्य नहीं माना जाना चाहिए? यह प्रश्न पैदा होगा। ऐसे में अब जो है पश्चिम बंगाल में पर बूथ जो डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेज है वो 2011, 16 और 21 के आधार पर ही है। चूँकि 2 चरणों में मतदान हुआ इसलिए फोर्स अधिक गई। अब वो अधिक फोर्स 7 चरणों के मतदान में जब फोर्स जाती थी तो जहां पहले चरण का मतदान हुआ वो तीसरे या चौथे चरण में उस फोर्स का रीडिप्लॉयमेंट हो जाता था। अब 2 ही चरणों में मतदान था तो फोर्स का रीडिप्लॉयमेंट संभव नहीं था, क्योंकि फोर्स को रात में जो है जिस दिन मतदान होता है उस रात को 4 बजे तक वो जो बैलेट बक्से जो स्ट्रांग रूम में रखे जाने की प्रक्रिया तक सुबह के 4 बजते हैं, तो वो सुबह आता है 5-6 बजे डिप्लॉयमेंट उसका होता है और रात 4 तक काम करता है। तो उसको अवसर चाहिए होता है छुट्टी का। तो 23 तारीख के मतदान के बाद 29 में उनका रीडिप्लॉयमेंट संभव नहीं था। ऐसे में फोर्सेज ज़्यादा लगाई गई, लेकिन ये देखना चाहिए कि पर बूथ डिप्लॉयमेंट कितना था। तो पर बूथ डिप्लॉयमेंट वही था तो जो 2016 और 2021 में था। तो ऐसे में केंद्रीय बल ज़्यादा तैनात किए गए, ये आरोप भी निराधार है। और जो है एसआईआर के कारण जीत गए, यह आरोप भी निराधार है। बिल्कुल, सवाल तो ममता दीदी ने कई उठाए। आज भी उनका बयान आया कि आप जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल के वर्कर हैं, वो वहीं पर डटे रहे, मुझे तो जाने नहीं दिया जा रहा। काउंटिंग सेंटर्स तक वो जाना चाह रही थी। हालांकि इसमें कोई आधार नजर नहीं आता, क्योंकि जाहिर है कि जो कैंडिडेट है वही जा सकता है। लेकिन इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। और इससे पहले भी एसआईआर में न सिर्फ ये कहा गया कि वोट काटे, बल्कि ये भी कहा गया कि जो वोट प्रतिशत बढ़ा है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही डर कि अगर वोट नहीं करेंगे तो हमारा नाम काट दिया जाएगा। इस बात के भी इल्जाम लगे। अब मुझे मताधिकार का सदुपयोग करना है तो संविधान के अनुसार हर नागरिक का कर्तव्य है। अब कर्तव्य के पालन के प्रति अगर लोग दक्ष होते हैं तो आरोप लगाने का क्या औचित्य है? कि डर का माहौल था, भय का माहौल बनाया गया। बिल्कुल भय का नहीं, भय खत्म हुआ। भय अगर रहता तो इतने बड़े प्रतिशत में मतदान नहीं होता। भय तब होता था जब सोसाइटीज में ताले लगा दिए जाते थे, जब गुंडे जो है ईवीएम मशीनों में जो है इत्र लगा कर जाते थे और बाहर निकलने पर लोगों की उंगलियां सूंघी जाती थी और जो टीएमसी कोटे के साथ मारपीट की जाती थी। ये भय का माहौल था। इस बार तो लोग निर्भय होकर मतदान किए हैं। अच्छा प्रेम साहब, तमिलनाडु और केरला में क्या हो गया? मतलब दक्षिण में मुझे लग रहा है कि खाता तो खुल रहा है केरल में, आपका वोट परसेंटेज भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरह से आपकी तैयारी थी तमिलनाडु में, एआईएडीएमके बड़ी पार्टी बनकर आ गई, दूसरे नंबर पर चली गई, लेकिन जो एनडीए को उम्मीद थी, क्या वो उम्मीद पूरी हो पाती दिख रही है या फिर कुछ कमी रह गई? क्या कमी रह गई? देखिए, बंगाल में भी 2016 तक हमसे यही सवाल पूछा जाता था, लेकिन हमने आज बंगाल में सत्ता संस्थापना करने में सफलता प्राप्त की। ये 2 चुनावों के अंतर में हम इस स्तर तक पहुंचे हैं। केरल में भी आज हर बूथ तक हमारा कार्यकर्ता पहुंच गया है और आप केरल में 2 चुनाव के बाद देखेंगे कि भाजपा की सत्ता संस्थापित होगी। और तमिलनाडु में भी जहां सनातन को मिटाने की जो बात करते थे, वो स्वयं जो है चुनाव में जनता ने उनको मिटाने का संकल्प लिया था। आज वहाँ नई जो है सरकार, नई पार्टी सबसे आगे बढ़ी है। कालांतर में भाजपा जो है उसका भी विकास अन्य राज्यों की तरह ही तमिलनाडु में भी होगा। अच्छा, मुझे एक बात और बता दीजिए कि बंगाल आज बहुत बड़ी जीत है, असम में भी जबकि ये ह्यूज विक्ट्री है, लगभग 100, अभी तो 100 टैली पे दिख रहा है बीजेपी का। मतलब अब तक पिछली बार भी आपकी सरकार ज़रूर थी, लेकिन
आपके अलायंस के साथ वो आंकड़ा था, इस बार आप खुद मेजोरिटी में खुद हैं, आपकी पार्टी खुद है। लेकिन एक पॉइंट जो मैं यहाँ समझना चाह रहा था, ये सब कुछ हुआ, बंगाल में इस बार आप शासन में आते हैं, तो सबसे पहला आपका पॉइंट, आपके सरकार का पॉइंट क्या रहेगा जिसको आपको एग्जीक्यूट करना है? क्योंकि आपने आरोप तो बहुत लगाए कि प्रधानमंत्री जो योजना चलाते हैं देशव्यापी, वो बंगाल आके रुक जाता है। एनआरसी सबसे पहले भी था मुद्दा आपका। जी, ये सबसे पहले घुसपैठिया से मुक्ति होगी। सबसे पहले घुसपैठिया से मुक्ति होगी और आप देखेंगे कि बहुत सारे घुसपैठिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही स्वयं बाहर निकल पड़ेंगे। वो बंगाल से बांग्लादेश वापस जाना प्रारंभ कर देंगे। ये आप स्वयं पाएंगे कि अपने आप स्वयं स्फूर्त होना है। गुंडागर्दी पूरी तरह से समाप्त होनी, टोलेबाजी समाप्त होनी है, सिंडिकेट का राज समाप्त होना है और वहाँ सुशासन की संस्थापना होनी है, यह निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों की तरह, आप याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले क्या हालात थे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के आने के पहले बिहार के क्या हालात थे और उनमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह बंगाल में भी होगा। शुक्ला साहब, वैसे मैं कांग्रेस को सुन रहा था कि भाई ठीक है, बीजेपी सत्ता पे जरूर आ गई है, लेकिन प्रमुख विपक्षी के तौर पर आपको सत्ता से बंगाल में कांग्रेस हटाएगी। अब कांग्रेस की तो ऐसी दुर्दशा है कि अगर मुस्लिम लीग का साथ नहीं लिया होता तो केरल में भी निपट जाते वो। क्या वो मुस्लिम लीग बन गई है कांग्रेस और उसके अलावा कुछ बची नहीं है। भाई तेलंगाना का उनका मुख्यमंत्री कहता है कि मतलब कांग्रेस तमिलनाडु में मुख्यमंत्री कहता है। तमिलनाडु में विजय के पिताजी ने फोन किया है, साथ में शायद वो मिलकर सरकार बना सकते हैं। हाँ, तो वो तो अभी आने वाला समय बताएगा कौन क्या करेगा। लेकिन मुझे कृपा करके बताइए, केरल की उनकी दुर्दशा, तमिलनाडु की उनकी दुर्दशा, असम जहाँ वो सत्ता में थे 2016 तक, उस असम में आज उनकी दुर्दशा, बंगाल में उनका खाता न खुलना। और इंडी अलायंस आप आने वाले दिनों में पाएंगे कि इंडी अलायंस का अस्तित्व ही शेष नहीं बचेगा। आज इंडी अलायंस जो है, केरल में इंडी अलायंस बचा क्या, बंगाल में इंडी अलायंस बचा क्या, केजरीवाल इंडी अलायंस से भाग गए कि नहीं भाग गए। तमिलनाडु में इंडी अलायंस में स्टालिन और राहुल गांधी को आपने जो है स्टेज शेयर करते हुए देखा क्या, तेजस्वी यादव की पीठ में किस तरह से छुरा घोंपा राहुल गांधी ने, ये भी सबने देखा और स्वयं तेजस्वी आज भी उसको महसूस कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी कालांतर में अपना किसी तरह से कांग्रेस से पिंड छुड़ाएंगे। तो इंडी अलायंस पूरी तरह से नहीं, वो तो कहते हैं ना प्रेम साहब कि इंडी अलायंस तो दरअसल उनका विधानसभा के लिए ही नहीं, वो तो लोकसभा के लिए है, चुनाव परिणाम, वो गठबंधन लोकसभा के लिए। गांधी कहाँ है पता लगाइए। अरे लोकसभा तक वो बचेंगे तब ना। लोकसभा में क्या अरविंद केजरीवाल से उनका समझौता होने जा रहा है, ममता से उनका समझौता हुआ था क्या, सीपीएम से उनका समझौता होना है क्या, कहाँ होना है। अच्छा, ये कितना बड़ा कंफ्यूजन है जनता के लिए, आप लोगों के लिए, एक वोटर के लिए, कि अगर आप लोकसभा की बात करते हैं तो आप कहते हैं हमारा अलायंस है, और अगर आप रीजनल चुनाव की बात करते हैं, आप स्टेट वाइज बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि हम अलग हैं, हमारे मुद्दे अलग हैं, हम अलग तरीके से बात करना चाहते हैं, हम अलग मुद्दों के साथ लोगों के बीच में आते हैं, और फिर वही ममता दीदी के खिलाफ राहुल गांधी बोलते भी नजर आते हैं। तो ये कितना बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है आम वोटर के लिए। ये वहाँ वोटर कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए राहुल गांधी की पार्टी को जीरो पर भेज देता है। आप दिल्ली में जो है दोस्ती करेंगे और बंगाल में कुश्ती करेंगे, आप दिल्ली में दोस्ती करेंगे, केरल में कुश्ती करेंगे, आप दिल्ली में दोस्ती करेंगे, पंजाब में कुश्ती करेंगे, तो क्या परिणाम होगा। अच्छा प्रेम साहब, हमारे साथ बने रहिए, जरा भवानीपुर का रुख करते हैं, क्योंकि ममता दीदी वहाँ पर लीड ले रही थी, शुभेंदु अधिकारी भी वहाँ पे थे। शुरुआत में आज शुभेंदु अधिकारी भी आगे जा रहे थे और उन्होंने कहा था